Hello everyone, welcome to another lecture on this channel. आज हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ के बारे में. It's a beautiful law. It's an important law which helps you resolve a lot of mathematical problems. जो हमें mathematically चीजें करनी पड़नी थी, वो गॉसेस लॉ ने सिमेट्री का इस्तेमाल करके आसान कर दी. और क्योंकि हम क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें गॉसेस लॉ का बहुत ज़्यादा रोल होता है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में. लेकिन फील्ड कैलकुलेट करने से पहले हम गॉसेस लॉ को समझते हैं. ये करता क्या है, किस चीज़ को किससे जोड़ता है. फिर हम इसके थ्रू देखेंगे कि क्या हम कुछ सिचुएशंस में इसका इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए. ओके, तो पहली चीज़ हम गॉसेस लॉ के लिए, मैंने पिछली क्लास में एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था. पॉइंट चार्ज के अराउंड एक सरफेस बना के फ्लक्स निकाला था. और अगर आपको याद हो, अगर आपको याद नहीं भी है, दैट्स फाइन, यू कैन रिविजिट इट इफ यू वांट टू. बट हमने ये देखा था कि एक स्फीयर अगर हम बनाते हैं एक पॉइंट चार्ज के अराउंड, तो इसके थ्रू फ्लक्स सीधे सीधे Q बाय एप्सिलॉन नॉट आया था. अगर आपको याद ना हो, यू कैन रिविजिट द वीडियो, दैट्स नॉट अ इशू. अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है, नहीं भी आप देखना चाहते हैं पिछला वीडियो, दैट्स फाइन. ओके, वो रिवीजन में आ जाएगा बार बार. फिलहाल आप इतना याद रखिए कि अगर एक स्फीयर हमने एक चार्ज के अराउंड बनाया था, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट है. अब यहां पे मैं पहले ये समझाना चाहूंगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ सरफेसेस. एक होती है ओपन सरफेस और एक होती है क्लोज्ड सरफेस. ओके, अब ओपन सरफेस आप ये समझ लीजिए, दिस इज एन ओपन सरफेस. एनी सरफेस इज एन ओपन सरफेस. लेकिन द मोमेंट जब मैं उसको ऐसे रोल करके बनाता हूं, नाउ दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस. ओके, नाउ यू कैन सी कि आपको एक ही तरफ, एक ही साइड दिख रहा है. ओपन सरफेस में आपको ये भी दिखना था और ये भी दिखना था. देखो, मैं ऐसे भी देख सकता हूं, इसको यहां से भी देख सकता हूं. लेकिन क्लोज्ड सरफेस में, ओके, क्लोज सरफेस में आप यहां से देखोगे, यहां से, तो आपको सिर्फ बाहर, अगर ये बाहर की है तो यही सरफेस दिखेगी, दूसरा साइड सीधे सीधे नहीं दिखेगा. तो क्लोज्ड सरफेस एंड ओपन सरफेस में, आई होप मेरे बच्चों आपको डिफरेंस समझ आ गया हो. जस्ट लाइक जब मैंने एक स्फीयर अराउंड इसके बनाया था, जब भी आप एक स्फीयर को देखेंगे, उसकी आपको सिर्फ आउटर सरफेस दिखेगी, इनर सरफेस नहीं दिखेगी. हाँ, अगर मैं स्फीयर को कट करके खोलूं, तब आपको इनर एज वेल एज आउटर दिखेगी, तो वो ओपन सरफेस हो गई. दैट वाज द पॉइंट नंबर 1, जहां पे मेरे बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे या परेशान हो सकते थे. व्हाट इज ओपन, व्हाट इज क्लोज, दीज आर माइन्यूट डिटेल्स दैट मेक थिंग्स टफ फॉर द स्टूडेंट्स. ओके, तो मैं कह रहा हूं, अगर हम अब गॉसेस लॉ को डिफाइन करें, तो वो बड़ी मजेदार बात है. Gauss's law says for a closed surface, for a closed surface, आप जो करना है करो. जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम में किया था, मैंने एक सरफेस बनाया, बीच में पॉइंट चार्ज रखा, उसका फ्लक्स निकाला. ठीक है, गॉसेस लॉ कहता है कि वही फ्लक्स निकालने का या वही फ्लक्स एस्टिमेट करने का एक और तरीका है, और वो कहता है कि दैट द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस is equal to Q enclosed by that surface divided by epsilon naught. ये कहता है और करो ही मत कुछ, चार्ज कहीं पे भी हो. अब देखो, मैंने निकाला था, मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, मैंने ऐसे रखा था, एक स्फीयर रखा था, पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा था, और मैंने एक एक करके फ्लक्स निकाला था मैथमेटिकली. जैसे हम E डॉट डी ए करके मैंने इंटीग्रेट किया था इसको, राइट. और ये निकल के आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट. गॉसेस लॉ कहता है कि हाँ ठीक है, ये Q बाय एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन ये चार्ज सेंटर पे हो ये जरूरी नहीं है, कहीं पे भी हो, इट डजंट मैटर एज लॉन्ग एज इट इज Q. एंड ये सरफेस कोई भी शेप हो, डजंट मैटर, बस सरफेस होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए. जैसे एक आलू है, सपोज अगर आपने एक आलू देखा है, उसकी जो सरफेस है आपको एक ही तरफ दिख रहा है, उस सरफेस का, उस छिलके का दूसरा साइड आपको इमीडिएटली नहीं दिखता, इट्स अ क्लोज सरफेस. तो अगर मैंने आलू के अंदर मान लो एक चार्ज छुपा के रखी है, तो आलू के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा, Q by epsilon naught, nothing else. That's what Gauss's law is about.
So flux through any closed surface is equal to q by epsilon naught. बट ये कौन सा q है? जो कि उसके अंदर हो, बाहर का क्या करें, ध्यान देना। अभी इसको आप मैथमेटिकली अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखते हैं, E डॉट डी ए। जब आप क्लोज सरफेस पे कभी भी इंटीग्रेशन करो तो वो ऐसे करोगे, दिस इज सिंपली इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड उस सरफेस ने जो चार्ज अपने में समा रखा है, फंसा रखा है, ठीक है कि नहीं। ये हो गया गॉसेस लॉ का एक। अब यहां पे एक साइड क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट अबाउट if if this closed surface there is no charge within it, अगर इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब हेल्प लेंगे। देखो ध्यान से, सपोज ये क्लोज्ड सरफेस है, बाहर की चार्ज है, सपोज यहां से कहीं पे भी चार्ज, उसका जो फील्ड आ रहा है, देखो ध्यान से, देखो अगर मैं इस सरफेस को देखूं, ये फील्ड गया इन, तो फ्लक्स इज गोइंग इन यहां पे, इसी सरफेस से दिस इज फ्लक्स गोइंग आउट। जितनी लाइंस इन उतनी ही लाइंस आउट, आप श्योर हैं इस बात के लिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दूंगा इस पे, आई विल शो यू व्हाट इट मींस। देखो ध्यान से, सपोज मैं सिर्फ एक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा, है ना, और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे इस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स जीरो है। अगर फील्ड लाइन ऐसे अंदर जा रही तो एक क्रॉस बनाएंगे, और यही फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेगी तो एक डॉट बनाएंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं, यहां से फील्ड लाइन ने एंट्री करी और यहां से एग्जिट हो गई। अगर मैं इस सरफेस को ऐसे देखूं, आप खुद देखो, वही लाइन इन हुई है, वही लाइन आउट हो गई है। तो अगर आप फील्ड लाइंस, अगर आप इस फ्लक्स को इमेजिन भी करना चाहते हैं तो आपको साफ समझ आएगा कि जहां पे नेट लाइंस बाहर आ रही हैं या अंदर जा रही हैं, वही नेट फ्लक्स होगा। जहां पे जितनी लाइंस इन उतनी आउट, वहां पे नेट फ्लक्स जीरो होगा। एंड आई विल प्रोसीड मैथमेटिकली, इफ Q enclosed is zero, then flux through the closed surface is also zero. मैं नहीं कह रहा हूं अदरवाइज फ्लक्स जीरो होगा एक पॉइंट पे या एक छोटे से पीस पे ना, पूरी की पूरी क्लोज सरफेस पे नेट फ्लक्स क्या हो बच्चों मेरे, वो जीरो होगा। आई होप दैट वाज इंपॉर्टेंट, दैट वाज अंडरस्टूड वेल। तो पहली बात, इफ देयर इज एन एनक्लोज्ड चार्ज, उसका फ्लक्स निकलेगा Q enclosed by epsilon naught. इफ देयर इज एन एक्सटर्नल चार्ज, ओके, मैंने फील्ड नहीं बोला, मैंने चार्ज बोला, प्लीज एंड प्लीज। हाँ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। इट माइट गेट क्लियर्ड जब हम इट माइट कम अप, इट माइट क्रीप अप जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे डिटेल में, जब हम टिपिकल चीजों पे ध्यान, जब हम पकड़े जाएंगे कमजोरियों पे। फिलहाल आप एक चीज ध्यान रखें, मैंने कहा ड्यू टू द इंटरनल चार्ज हम फ्लक्स ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर बाहर है कोई चार्ज, उसका कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो Q एक्सटर्नल का जो फ्लक्स है इज इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना। यहां पे मैं कुछ गॉसेस लॉ के बारे में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कराना चाहूंगा आप लोगों को, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये चीजें आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं जो अभी मैं बताने वाला हूं, तो नथिंग स्पेशल अबाउट इट। पहली बात, इट इज ट्रू फॉर ऑल क्लोज्ड सरफेसेस, ओके। कोई भी क्लोज सरफेस हो, किसी भी शेप की हो, इट डजंट मैटर, इट्स ट्रू, बात खत्म, ठीक है कि नहीं। एंड मजेदार बात यह है कि if Q enclosed is zero, flux is zero and vice versa. क्लियर है कि नहीं, ओके। अगर enclosed चार्ज जीरो तो उसकी वजह से फ्लक्स भी जीरो होगा एंड वाइस वर्सा। खास बात ये भी है, एक क्लोज सरफेस पे अगर फ्लक्स जीरो है तो क्या फील्ड भी जीरो है? इज इट ऑल्सो ट्रू और नॉट? ठीक है, तो ऐसा ना करें। जनरली बच्चे क्या करते हैं, दे गेट कैरीड अवे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बार बार क्लियर करूं, यहाँ पे फ्लक्स जीरो होने से फील्ड जीरो नहीं है, वो तो अभी बताया मैंने। देखो ध्यान से, ये देखो फील्ड है ना, एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे है, बिल्कुल हर पॉइंट पे फील्ड है, लेकिन क्या फ्लक्स है? सो फ्लक्स जीरो होने से मतलब कतई नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम रीजन फॉर यू टू बिलीव दैट कि फ्लक्स अगर जीरो है तो फील्ड जीरो है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं जोड़ना चाहूंगा, आई राइट इट हियर, दैट इज
For a Gaussian surface, if you want to draw a Gaussian surface, जो भी हम सरफेस ड्रॉ करते हैं गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, राइट? टू ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस वी नीड टू कीप सम थिंग्स इन माइंड। एक तो ये कि एक ही चीज है मेन इंपॉर्टेंट, नेवर ड्रॉ इट थ्रू अ पॉइंट चार्ज, इसके थ्रू नहीं ड्रॉ करना, ओके? यानी कि सरफेस बनाते बनाते चार्ज पे घुस गए, बिकॉज उस चार्ज पे फील्ड नॉट डिफाइंड होगा। अगर आपको याद हो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड यहां पे डिफाइंड नहीं होता, अचानक से भागता है लेकिन डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड एट द चार्ज, राइट? तो उस हिसाब से कभी भी गॉसियन सरफेस बनाएं तो चार्ज को क्रॉस करते हुए न बनाएं उसको, ठीक है कि नहीं? ओके। और एक लास्ट बात जो कि कूलम्स लॉ और इसको कनेक्ट करती है कि अगर गॉसेस लॉ वायलेट होता है, यानी कि आपको कुछ ऐसा कोई और ऐसी सरफेस मिली जो ये नहीं मानती है कि, मान लो ये नहीं मानती है, या फाई जिसमें नॉट इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन, क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं है, तो दैट मींस गॉसेस लॉ वायलेट हो गया, तो वो कूलम्स लॉ भी वायलेट ही करता होगा, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है? इंप्लाई दैट इट वायलेट्स इनवर्स स्क्वायर कूलम्स लॉ, ओके? कूलम्स लॉ बोला, इनवर्स स्क्वायर लॉ मींस 1 बाय r स्क्वायर वाला जो कैरेक्टर है इस फोर्स का, इस फील्ड का, वो वायलेट होगा, ठीक है कि नहीं? आप चाहें तो आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी बुक में भी अच्छे से दिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ट्रू फॉर ऑल द क्लोज सरफेसेस, यस। क्यू एनक्लोज 0 तो फाई 0, फाई 0 क्यू एनक्लोज 0, दैट्स ट्रू, बट फाई 0 से ई 0 जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हर पॉइंट पे ई 0 है तो फाई 0 होगा, है ना? मैंने हो सकता है बहुत सारी चीजें बताई हो, keep a track of like this, that phi 0 does not mean, okay, phi 0 does not necessarily imply that e is equal to 0, ठीक है कि नहीं? ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। और इसके रहते हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चंस करेंगे गॉसेस लॉ पे, ताकि दिमाग में बैठ जाए बच्चों, है ना? एंड देन वी माइट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लो जी, गॉसेस लॉ, अब देखो फाइनली यहाँ पे याद रखने लायक चीज ये है that Gauss's law says that Q enclosed by epsilon naught can directly give you the flux, but not through any surface, only through closed surface. मेरे बच्चों, आप लोगों को closed surface identify करना आना चाहिए. Don't ever confuse it with an open surface flux. Yes, that is very important to understand. Okay, next हमारा point जो है वो है Gauss's law का एक simple application, पहला वाला। हालांकि एप्लीकेशंस 3 होती हैं इसकी, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड बल्क चार्ज, वो हम अगले लेक्चर, दैट्स अ लॉन्गर टॉपिक, वी विल कवर दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में एक पॉइंट चार्ज की बात करूंगा। देखो एप्लीकेशन क्या है गॉसेस लॉ का, वो देखते हैं। हाउ टू अप्लाई, राइट? ये क्या करता है, अगर आप ध्यान दें, देखो क्या किया है इसने। इसने कहा E डॉट डी ए किसी भी क्लोज सरफेस पे इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम ये ध्यान रखें, फील्ड की जो सिमेट्री है उसके हिसाब से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें, ये सबसे बढ़िया गॉसियन सरफेस होती है। मोस्ट एफिशिएंट गॉसियन सरफेस, मोस्ट यूजफुल गॉसियन सरफेस इज व्हिच टेक्स केयर ऑफ द फील्ड सिमेट्री, ओके? तो गॉसियन सरफेस जब ड्रॉ करें आप, तो उसको यूजफुल बनाने के लिए ये ध्यान रखें जरूर कि वो फील्ड की सिमेट्री का ध्यान जरूर रखें। नहीं, आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बट एट माइट यील्ड नथिंग, फाइन। लेकिन अगर आपको इस्तेमाल करना है, जो कि किसके काम आता है, ध्यान रखना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन दैट कनेक्ट्स द फील्ड विद द चार्ज विद इन। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको भी निकालें और इसको भी निकालें और इनको जोड़ दें, we might be able to connect field with the charge. That is the ultimate aim of Gauss's law in this chapter, to help you calculate electric fields. लेकिन ध्यान रहे मेरे बच्चों, it's very much useful only in symmetric situations. Fine? तो symmetric cases ही है। तो point charge is of course a symmetric case. So let's take a positive or negative point, doesn't matter. Let's use Q.
यहाँ पे एक चार्ज Q है, राइट? इसका फील्ड निकालना है मैंने, मुझे इतना पता है, देयर इज नो रीजन कि इसका फील्ड चेंज करे अदर देन इन डायरेक्शन, राइट? तो हम जानते हैं फील्ड लाइन से कैसे हम इफेक्टिवली ये बता चुके हैं पहले ही कि यू कैन विजुअलाइज फील्ड। तो मैं एक चीज समझ रहा हूं कि अगर मैं इसमें देखूं, इसमें स्फेरिकल सिमेट्री है, इट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है? तो स्फेरिकल सिमेट्री है तो इट्स एन इंटरेस्टिंग आउटकम दैट वी ड्रॉ अ स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस। इसका हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे पहले मैथमेटिकली, ओके, जो कि हम पिछले लेक्चर के लास्ट प्रॉब्लम में कर चुके हैं, बट मैं फिर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी को इक्वल कर देंगे Q by epsilon naught। दैट्स इट, वी विल बी एबल टू कनेक्ट फील्ड विद चार्ज। बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पे फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ये है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ये है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन, बिकॉज दे आर रेडियल। हमने गॉसियन सरफेस सेम रेडियस की बनाई है, हमने टेढ़ी मेढ़ी कोई अगर ऐसे करता, सपोज ये गॉसियन सरफेस भी चलती, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल बदल जाता, हमारा ये जो है एक्सप्रेशन ये काम का नहीं बचता। I will not get into mathematical details on this. You don't have to worry about it. बस इतना ध्यान रखना, symmetry of the field is utmost important if you want to use Gauss's law. Fine. तो एक काम मैं करता हूं, अब मैंने एक स्फीयर बनाया मेरे बच्चों, तो स्फीयर बनाते ही अब मैं इसका फ्लक्स निकालूंगा, पहले मैथमेटिकली और फिर एज पर गॉसेस लॉ जो है, ठीक है? और दैट्स इट। अगर मैं ध्यान दूं, अब हर जगह फील्ड E है, तो E इधर को और इस वाली छोटी सी सरफेस का यानी कि dA का डायरेक्शन भी उधर ही है, तो छोटा सा फ्लक्स d phi इज इक्वल टू EDA। ऑफ कोर्स ये जो स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है, ये जो इमेजिनरी सरफेस आपने बनाई जिसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है? तुम ध्यान से देखना बच्चों, ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस सरफेस से हर तरफ से एरो बाहर ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से इन एक तरफ से आउट। क्लियर है कि नहीं है? तो मैं E डॉट DA के बदले EDA लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज DA का जो डायरेक्शन है और E का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 1 होता है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं एज अ क्लोज सरफेस फ्लक्स, so that is integration of KQ enclosed, ठीक है? Oh, I don't know the Q exactly. I don't know the field, okay? But I would say कि E into DA plus E into DA, that is E आएगा बाहर, integration of DA, okay? और फ्लक्स hence is equal to E। एक स्फीयर का एरिया इंटीग्रेट करने का मतलब है उसका टोटल एरिया लिखना, विच इज 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है? E हमें कैलकुलेट करना, वी डोंट नो, फाइन। तो मेरे बच्चों, मतलब ये वो तो चलो पिछली बार मैंने फील्ड पता मान के चला था कि मुझे पता है कि Q by r स्क्वायर है, तब मैंने ये बताया था कि Q by एप्सिलॉन नॉट कैसे निकल के आया है। अब अगर हम उल्टा करें कि हम फील्ड को अननोन माने, सिर्फ ये माने कि सिमेट्री है, तो हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। वी डोंट नो द फील्ड बट वी नो ओनली वन थिंग अबाउट इट इन सर्टेन। E यहाँ है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, तो वी हैव दिस E एज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, एरिया इज इक्वल टू दिस इनटू E बिकम्स योर फ्लक्स। अब इसी फ्लक्स को अगर मैं गॉसेस लॉ से लिखूं, तो द सेम फ्लक्स E into 4 pi r square is equal to Q enclosed, which is exactly Q, because इस सरफेस के अंदर एक ही चार्ज है, Q enclosed by epsilon naught। तो बच्चों E आया निकल के Q by 4 pi epsilon naught r square, which is your beloved KQ by r square, okay? So this is a very basic way of showing to my students that you can find electric field यूजिंग गॉसेस लॉ, ठीक है कि नहीं? एंड इट इज नो डाउट आपको पॉइंट चार्ज के लिए जरूरत शायद नहीं थी गॉसेस लॉ की, ये बात सच है, लेकिन आई एम जस्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट यू कैन कनेक्ट द टू यूजिंग गॉसेस लॉ। यू कैन कनेक्ट चार्ज विद फील्ड यूजिंग गॉसेस लॉ, और इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड बल्क चार्ज पे, ओके? तो ये तो पॉइंट चार्ज की बात थी, एंड गॉसेस लॉ का इतना सा एप्लीकेशन हमने देख लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, इफ दैट इज नॉट एन इश्यू फॉर यू, ओके? एक बेसिक सा क्वेश्चन, ओके? कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रूविंग
कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ये जो अभी हमने एप्लीकेशन किया पॉइंट चार्ज पे, तो आप इसको बोल सकते हैं इट इज प्रूविंग कूलम्स लॉ, दैट इज E इक्वल टू K क्यूब, यहीं से तो आया था, फाइन। कूलम्स लॉ प्रूव कर दिया लिटरली हमने गॉसेस लॉ से। नहीं कोई स्पेशल बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आफत नहीं है, फिलहाल आप फोकस करें गॉसेस लॉ पे, है ना। कूलम्स लॉ प्रूव करना इज अ लेटर implication, fine. Okay मेरे बच्चों, next we'll be doing is understanding the idea of a surface and multiple point charges रख दें सामने। let's say Q1 है, यहाँ Q2 है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस Q3 है, यहाँ पे माइनस Q4 है, ठीक है, ये पॉजिटिव है मान लो, चलो ये माइनस माइनस 2 है। अगर मैं ऐसे एक सरफेस ड्रॉ करूं, लेट्स कॉल इट S1, ये क्लोज सरफेस है, ओके, मैंने लाइन से दिखाया है ऑफ कोर्स, बट क्लोज सरफेस है। अगर मैं ऐसे एक और सरफेस ड्रॉ करूं, लेट्स कॉल इट S2, और अगर मैं ऐसे एक सरफेस ड्रॉ करूं, लेट्स कॉल इट S3, ये तीनों क्लोज सरफेसेस हैं। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू ऑल द थ्री सरफेसेस, तो हम लिखेंगे phi1 इज इक्वल टू, हमें नहीं पता है कैसे निकालना है, बिकॉज ये इनका फील्ड पता नहीं कैसा कैसा होगा, कहाँ कहाँ को होगा। We might not be able to draw their symmetry. Of course, there is no symmetry. Yet Gauss's law helps you find the flux through it. Clear है कि नहीं है? तो देखो ध्यान से, S1 के through Q1, Q2 minus Q3. तो charge enclosed is Q1 plus Q2 minus Q3 by epsilon naught. Flux through the second surface S2 is minus Q3 minus Q4, minus Q3 minus Q4 divided by epsilon naught, and phi 3 is equal to Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4 by epsilon naught. The idea is enclosed charge. आपको ये निकालना आना चाहिए, it's generally visual है ना, आप जजमेंट से पता कर सकते हैं कि चार्ज enclosed कितनी है, okay? So this is about Gauss's law and I don't want to be digressing further on this. इतनी सी बात है, I would like to summarize for you and then I'll close this class. The first thing first is the idea of open and closed surface. Do not, ये एक ऐसी चीज है ना, हम म्यूजिक में बोलते थे कि एक इंटरनल आवाज है ना, आपको समझ आ जाएगा कि ओपन क्या है, क्लोज्ड क्या है, ओके। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप एक सिंगल लाइन अगर ड्रॉ करें तो वो एक तरफ से घुसेगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी, क्लियर है कि दैट इज एन क्लोज सरफेस। अगर ओपन होगी तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, उसमें एक बार एंटर करेगी, दैट्स इट, फाइन। जैसे पेपर पे ये देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये एंट्री कर गई और चली गई, जबकि अगर मैं ऐसे रखता हूं, ये देखो, ये इन ये आउट, और दोनों एक ही सरफेस पे दिखेंगे इन एंड आउट करके, ओके। तो दैट माइट हेल्प यू आइडेंटिफाई इट। दूसरा, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस हम ऐसे लिखते हैं, गोला वाला इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, यानी कि इंटीग्रेशन करो लेकिन क्लोज्ड सरफेस पे करो, और वो कहता है कि इट इज इक्वल टू E क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरा, हमने कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉसेस लॉ एंड गॉसेस सरफेस के बारे में पढ़ा हमने, और हमने ये देखा कि कैसे सिमेट्रिकल केसेस में ही हम गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन कर सकते हैं फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसेस लॉ की जो एप्लीकेशन है दैट इज फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन सिमेट्रिक सिचुएशंस, ओके, दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? बस दैट्स इट, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कर लिया। एंड बस ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि कैसे कैसे एनक्लोज चार्ज निकालनी आनी चाहिए आपको। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के टाइम पे मैंने कहा था कि आप फ्लक्स को दो तरीकों से निकालें, एक तो ऐसे निकालें और इसी फ्लक्स को ऐसे निकालें, और इसको जब इक्वेट करेंगे तो E निकल के आएगा in terms of Q, okay, and that's all from me on Gauss's law and I hope it's not a big deal. मैं अभी Gauss's law पे typical problems नहीं कराना चाहूँगा. I want you guys to first absorb theory
इन इट्स बेसिक फॉर्मेट, फाइन। और जैसे ही आई थिंक अब 1-2 लेक्चर्स में, शायद जैसे 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म होगा और फिर इसके प्रॉब्लम्स कराऊंगा, मैं अलग से कराऊंगा उनको। एंड उससे पहले एक रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का, ताकि एक टूल बन सके पूरा का पूरा इस चैप्टर का, जो कि आप यूज कर सकें प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में जहाँ पे है, जहाँ पे भी आप, ये तो इलस्ट्रेशन है, दीज आर इलस्ट्रेशन, दे आर नॉट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम इज जहाँ मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक साथ आपसे पूछे जाएं, रिलेट करे जाएं, तंग किया जाए आपको, तो उनको करेंगे, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे आपका। थैंक यू। एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम सो श्योर आपने अभी कर लिया होगा। शेयर ज़रूर करें। अगर आपके साथ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं, क्लास 12th में हैं या क्लास 11th में हैं, उनको ज़रूर बताएं। सबका फ़ायदा होना चाहिए। थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। गुड नाइट।